हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज जिस कैरेक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है विजार्डिंग वर्ल्ड के सबसे पावरफुल विजार्ड प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर। इस वीडियो में हम डम्बलडोर की लाइफ के बारे में बात करेंगे, जो मूवी में नहीं दिखाया गया, ना ही फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज में और ना ही हैरी पॉटर सीरीज में। कुछ पार्ट बुक में बताया है, पर हम इस वीडियो में उनकी पूरी लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डम्बलडोर की जिंदगी काफी लंबी और इवेंटफुल रही है, इसलिए ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। इस पार्ट में हम बात करेंगे डम्बलडोर की लाइफ के बारे में, जो कि हैरी पॉटर टाइमलाइन से पहले थी, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उनकी लाइफ जो हैरी पॉटर टाइमलाइन में थी। तो प्रोफेसर डम्बलडोर का पूरा नाम एल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रायन डम्बलडोर था। उनका जन्म 1881 में एक विजार्डिंग विलेज मोल्ड ऑफ द वोल्ड में हुआ था, और वो एक हाफ ब्लड स्टेटस के विजार्ड थे। हालांकि उनकी मम्मी कैंड्रा और पिता पर्सिवल डम्बलडोर दोनों में ही मैजिकल पावर थी, पर क्योंकि कैंड्रा एक मगल बॉर्न विच थी, इसलिए एल्बस का ब्लड स्टेटस हाफ ब्लड था। एल्बस से 2 साल छोटा एक भाई था, एबरफोर्ड डम्बलडोर, और 4 साल छोटी बहन थी, एरियाना डम्बलडोर। वो सब मोल्ड ऑफ द वर्ल्ड विलेज में ही रहते थे और सभी में जादू था। एल्बस बचपन से ही होनहार थे और सबको उम्मीद थी कि वो बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएंगे। बल्कि एबरफोर्थ को बकरियों से कुछ ज्यादा ही लगाव था और वो दिन भर बकरियों के साथ खेला करते थे। जब एल्बस 10 साल के हुए, एरियाना 6 साल की थी और वो बाहर खेल रही थी। छोटे बच्चे अपने जादू पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वैसा ही हुआ एरियाना के साथ। उसका खुद के जादू पर कंट्रोल नहीं था और उसने 3 मगल लड़कों के सामने जादू का इस्तेमाल कर लिया। उन 3 लड़कों ने उसको वापस वैसा ही करने का कहा, पर जब वो वैसा नहीं कर पाई तो उन लड़कों ने उसको टॉर्चर किया, जिसके कारण एरियाना हमेशा के लिए इमोशनली इम्बैलेंस हो गई और उसका जादू उसके अंदर दब गया और वो एक ऑब्सक्यूरियन में बदल गई। अब वो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। एल्बस के पिता पर्सिवल अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार पर बहुत दुखी और गुस्सा हुए। उन्होंने उन 3 मगल लड़कों को ढूंढकर उन्हें मार डाला और इस कारण उन्हें अज़्काबान भेज दिया गया। उन्होंने कभी कारण नहीं बताया कि उन्होंने उन मगल्स को क्यों मारा, वरना इस कारण उनकी बेटी के बारे में सबको पता चल जाता और उसे हमेशा के लिए सेंट मंगोज भेज दिया जाता, और इस कारण पर्सिवल को सारी जिंदगी अज़्काबान में रहने की सजा सुनाई गई। परिवार की बेहतर परवरिश और बाकी लोगों की बातों से दूर जाने के लिए कैंड्रा अपने बच्चों को लेकर गॉड्रिक हॉलो विलेज शिफ्ट हो गई। अगले साल 1892 में एल्बस 11 साल के हो गए और उन्हें हॉगवर्ट्स का लेटर आया। वो हॉगवर्ट्स गए और उन्हें ग्रिफिंडोर हाउस में चुन लिया गया। वो स्कूल में जहाँ जाते उन्हें अपने पिता के मगल्स के खूनी होने के बारे में फुसफुसाहट सुनने को मिलती थी, और कई बच्चे तो ये तक मानते थे कि एल्बस भी अपने पिता की तरह ही मगल से नफरत करते होंगे। कुछ उनके पिता की तारीफ भी करते थे कि मगल इसी लायक होते हैं। डम्बलडोर बहुत अकेले रहते थे, उनके कोई दोस्त नहीं थे, और सच तो यह था कि मगल्स के कारण जो उनकी बहन और पिता को झेलना पड़ा और खुद उन्हें भी झेलना पड़ रहा था, वो कहीं न कहीं मगल्स से नफरत भी करने लगे थे। हॉगवर्ट्स के पहले दिन ही उनकी दोस्ती जिस एकमात्र इंसान से हुई वो थे एल्फियस डोज, और उनकी दोस्ती का कारण ये था कि डोज को ड्रैगन पॉक्स हो गया था, जिस कारण डोज के पास कोई जाना नहीं चाहता था। पर एल्बस ने अपनी काइंडनेस दिखाई और इंसान की बाहरी खूबसूरती न देखते हुए लोगों में इनर ब्यूटी देखकर उन्होंने डोज से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे जैसे जैसे साल गुजरे, अपने होनहार होने के कारण एल्बस ने नाम कमाना शुरू कर दिया। जब डम्बलडोर 3rd ईयर में थे, उन्होंने स्टडी ऑफ एंशिएंट रूइंस सब्जेक्ट लिया था और डिविनेशन और मगल्स स्टडीज ऑप्ट नहीं किया था। जब एल्बस 3rd ईयर में ही थे तब एबरफोर्थ भी हॉगवर्ट्स आ गए थे, पर क्योंकि एल्बस एबरफोर्थ को कम बुद्धि वाला मानते थे, इसलिए एबरफोर्थ उनके साथ ज्यादा नहीं रहते थे। न ही एबरफोर्थ को वो सब देखना और सहना पड़ा था अपने पिता का मगल्स को मारने के बारे में, जो एल्बस को झेलना पड़ा था। होनहार भाई होने के कारण एबरफोर्थ से टीचर्स भी अच्छे से पेश आते थे, ये मानते हुए कि वो भी एल्बस जितने ही होनहार होंगे, और ये बात भी एबरफोर्थ को पसंद नहीं आती थी और वो अपनी बकरियों पर एक्सपेरिमेंट करना ही ज्यादा पसंद करते थे। गर्मी की छुट्टियों में एबरफोर्थ एरियाना की देखभाल करते थे, जबकि एल्बस अपने इंटेलिजेंस के चलते पत्राचार, पेपर लिखना, नई चीजों और मंत्रों की खोज करना जैसे कामों में लगे रहते थे। जब वो 4th ईयर में थे, उन्होंने गलती से अपनी डॉर्मेट्री के पर्दों में आग लगा दी थी। हालांकि वो ये मानते थे कि उन्हें ये पर्दे कभी पसंद नहीं आए थे। जब एल्बस 5th ईयर में गए, वो प्रीफेक्ट बन गए और 7th ईयर में हेड बॉय बन गए। अब तक डम्बलडोर काफी प्राइज जीत चुके थे, जैसे बार्नाबस फिंकले प्राइज एक्सेप्शनल स्पेल कास्टिंग के लिए, ब्रिटिश यूथ रिप्रेजेंटेटिव टू द विंजेंगा मॉड के लिए। उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल एल्केमिकल कॉन्फ्रेंस में।
यहाँ तक कि सब ये जानते और मानते थे कि वो आज तक के हॉगवर्ट्स के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। स्कूल खत्म होने के पहले उनकी कई लोगों से दोस्ती हो चुकी थी, जैसे निकोलस फ्लेमेल, बेथिल्डा बैकशॉट और ग्रिशेल्डा मार्जबैंक्स, जिन्होंने NEWT में चार्म्स और ट्रांसफिग्रेशन में उनका एग्जाम लिया था और उनके टैलेंट की बहुत तारीफ भी की थी। उन्होंने अपने स्कूल डेज में कई पेपर पब्लिश किए और थियोरिटिशियन एडलबर्ट वॉफलिंग के साथ मिलकर कई चिट्ठियां अदला बदली की। 1899 में जब एल्बस की स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई, उन्होंने डोज के साथ डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। पर जिस रात वो निकलने ही वाले थे, उसी शाम एरियाना का जादू बेकाबू हो गया और उनकी माँ केंड्रा की इस कारण मौत हो गई। अब बस ये 3 भाई बहन ही बचे थे, जिसमें एल्बस सबसे बड़े थे। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब 17 साल के इस इंसान के कंधों पर आ गई थी। वो सब क्वाड्रिक हॉलों में रहने लगे, जहां एल्बस दुखी और चिड़चिड़े हो गए क्योंकि उनके टैलेंट पर रुकावट आ गई थी। वो फंसा हुआ और खुद को बर्बाद महसूस करने लगे थे। एबरफोर्ड स्कूल छोड़ना चाहता था ताकि वो एरियाना की देखभाल कर सके, पर एल्बस ने साफ इनकार कर दिया। फाइनली एक दिन किस्मत पलटी और उनके पड़ोस में एक फॉरेनर लड़का आया, गैलर्ड ग्रिंडलवाल्ड, जो कि एल्बस की ही एज का था और अपनी ग्रेट आंट के पास छुट्टियों में रहने आया था, जो कि बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थी, बेथिल्डा बैकशॉट नाम की, और डंबलडोर्स की फैमिली फ्रेंड भी थी। उन्होंने एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड की जान पहचान कराई। एल्बस को जल्दी ही समझ में आ गया कि ये लड़का उनके जितना ही ब्रिलियंट था और जल्दी ही वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। उनकी दिन रात बात होती थी और वो डेथली हॉलोज यानी कि मौत के तोहफों की एग्जिस्टेंस की बात करने लगे। ग्रिंडलवाल्ड वहां 2 महीने तक रहा और तब तक एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप में आ चुके थे। हालांकि एल्बस को पता चल गया था कि ग्रिंडलवाल्ड को डार्क आर्ट्स का यूज करने के कारण डर्मस्टाइन स्कूल से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि कई बार होनहार लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ग्रिंडलवाल्ड के बहलाने और मैनिपुलेशन की एक्सपर्टीज में एल्बस को उसके डार्क इंटेंशन समझ में नहीं आए और उन्होंने फॉर द ग्रेटर गुड का नाम देके अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, जिसमें वो दुनिया पर राज करने की बात करने लगे। वो मानते थे कि इसी में सभी लोगों की भलाई है। जब एवरफोर्थ को अपने भाई और उसके दोस्त के इरादों का पता चला, वो सामने आए और उन्होंने एल्बस से कहा कि अपनी खुशी के लिए वो उन्हें और एरियाना को घसीट रहे हैं और एरियाना को तो वो पूरी तरह इग्नोर भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ इनकार किया कि ग्रिंडलवाल्ड के साथ एल्बस को कहीं जाने की जरूरत नहीं। एल्बस को धक्का लगा कि इतने टाइम बाद भी सच्चाई यही है कि वो बंधे हुए हैं और उन्हें अपनी बहन के पास रहना ही पड़ेगा। इस पर ग्रिंडलवाल्ड को गुस्सा आ गया कि एबरफोर्थ एल्बस को रोक रहा है और उसके कामों में बाधा डाल रहा है और इस कारण वो एबरफोर्थ पर क्रूशिएटस कर्स का यूज कर देता है। अपने भाई पर आए इस संकट को देखकर एल्बस ग्रिंडलवाल्ड को रोकने बीच में आ जाते हैं और तीनों लोगों में ड्यूलिंग होने लगती है। एरियाना ये सब देख रही होती है और वो सबको रोकना चाहती थी, पर क्योंकि वो सही तरीके से जादू नहीं कर सकती थी, वो कुछ नहीं कर पाई और उसका जादू बेकाबू होने लगा और इन सब में एरियाना की मौत हो गई। कोई नहीं जान पाया कि वो कैसे मरी, क्या वो किसी के मारक शाप से मरी या अपने ही जादू के पलट जाने से। ग्रिंडलवाल्ड ये देखते ही कि क्या हुआ है, उसी पल वहां से गायब हो गया क्योंकि पहले से ही उसका रिकॉर्ड खराब था। वो वहां एल्बस और एबरफोर्थ को मरी हुई एरियाना के पास अकेला छोड़ के चला जाता है। फ्यूनरल के टाइम एबरफोर्थ गुस्से में एल्बस को एक पंच मार देता है और उसकी नाक तोड़ देता है। एबरफोर्थ को ये पता नहीं था कि इन सब वारदात का एल्बस पर क्या असर पड़ा था और कैसे सारी जिंदगी वो इस गिल्ट में जिए कि एरियाना की मौत के जिम्मेदार वो थे। इन सब हादसों के कुछ समय बाद एल्बस एबरफोर्थ को कुछ समय देना चाहते थे और खुद इन सब से दूर जाना चाहते थे। वो वापस ब्रिटेन चले गए। वहां उन्होंने धीरे धीरे काम करना और रिसर्च करना शुरू किया और ड्रैगन के खून के 12 यूजेस का आविष्कार किया। हालांकि बाद में इवोर्ड डिलेंसबी ने यह दावा किया कि उन्होंने 8 आविष्कार तो पहले ही कर लिए थे और डंबलडोर ने उनसे नोट्स उधार लिए थे पढ़ने के लिए और उसे फिर अपना बताकर छाप दिया। पर जो भी हो, इसके बाद डंबलडोर वापस फेमस होने लगे और उन्हें हॉगवर्ट्स से टीचर की पोस्ट के लिए लेटर आया। एल्बस का अब मगल्स को लेकर व्यू भी बदल चुका था और वो उन्हें समान दर्जा देने लगे थे। वो मगल्स की भलाई के लिए भी काम करने लगे थे। एल्बस को हमेशा से एजुकेशन और पढ़ाना पसंद था, इसलिए उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स यानी गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर बन गए। वहाँ भी वो बच्चों को उनके ब्लड स्टेटस के चलते बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। उस टाइम हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर प्रोफेसर फिनियस नाइजेलस ब्लैक थे, जो कि ब्लैक खानदान के थे और ब्लड स्टेटस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। डंबलडोर ग्रिंडलवाल्ड के डार्क आर्ट्स और उसकी फ्यूचर की प्लानिंग जानते थे और इसी कारण वो जोरों शोरों से पूरी मेहनत से बच्चों को डिफेंस सिखाने लगे, पर वो साथ साथ निकोलस फ्लेमेल के टच में भी थे।
वो कई बार फ्लेमेल से मिलने भी जाते थे और उन्होंने अपना स्टूडेंट मेंटर रिलेशनशिप जारी रखा था। निकोलस ने कई चीज़ों का आविष्कार किया था जिसकी बात वो एल्बस को बताते रहते थे और कई चीज़ों में उनकी हेल्प भी लेते थे, जैसे पारस पत्थर बनाने में। 1910 में डंबलडोर ने न्यूट स्कैमेंडर और लीटा लेस्ट्रेंज को भी डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट सब्जेक्ट पढ़ाया था, जहां उन्होंने बहरूपिया से बचने और उसे भगाने का तरीका सिखाया था। लीटा को सब बहुत बुली करते थे और लेस्ट्रेंज परिवार के होने के कारण उसे बहुत कुछ सहना पड़ता था, इसलिए वो और न्यूट अक्सर अकेले ही रहते थे और लीटा नए नए मंत्र का आविष्कार करती थी। इन्हीं सब में 1913 में एक बार जारवे के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो कि गड़बड़ हो गया और कई बच्चों की जान खतरे में आ गई। न्यूट ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया ताकि लीटा को कुछ ना हो और फिनियस ब्लैक ने उसे स्कूल से निकाल दिया। हालांकि डंबलडोर ने बहुत मदद करने की कोशिश की पर वो न्यूट को बचा नहीं पाए, पर उनकी कोशिश के कारण न्यूट की छड़ी नहीं तोड़ी गई और उसे छड़ी रखने की इजाजत दे दी गई। डंबलडोर अब हॉगवर्ट्स में ही रहने लगे और दूसरे जादूगरों और जादूगरनियों से दोस्ती रखने लगे। वो मगल्स के लिए भी बहुत काम करते थे, पर ग्रिंडेलवाल्ड और ताकतवर हो गया और उसने अपनी सेना बनाना शुरू कर दी। मैजिकल लॉ एनफोर्समेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट टॉर्केल ट्रेवर्स को हॉगवर्ट्स के टीचर यूं ही पसंद नहीं थे और पास्ट की एल्बस और ग्रिंडेलवाल्ड की दोस्ती के चलते उन्होंने एल्बस को कहीं भी आने जाने पर बैन लगा दिया और उन्हें टीचर की पोस्ट से भी हटा दिया। 1926 से 1945 तक ग्रिंडेलवाल्ड ने बहुत आतंक फैलाया। एल्बस ने अपने स्टूडेंट न्यूट स्कैमेंडर से कांटेक्ट किया कि वो गैलेट को रोकने में हेल्प करे, जो कि अब मैजिजोलॉजिस्ट था और फैंटास्टिक बीस्ट को सही सलामत रखने और उन्हें अपने नेटिव प्लेस पहुंचाने का काम करता था। जब इसी काम के लिए थंडरबर्ड को इजिप्ट के बंधन से छुड़ाकर एरिजोना ले जाने के लिए न्यूट न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां उसे पता चला कि ग्रिंडेलवाल्ड ऑब्सक्यूरियल क्रेडेंस का यूज करके दुनिया जीतना चाहता है, जो कि वहां पर पर्सिवल ग्रेव्स नाम से रूप बदलकर और एक ऑरर बनकर मैक्यूसा के लिए काम कर रहा है और अपने नापाक इरादों को अंजाम देना चाह रहा है। डंबलडोर ग्रिंडेलवाल्ड को रोकने चाहते थे, पर उन्होंने अपने यंग डेज में उसके साथ ब्लड पैक्ट बनाया था, जिसके चलते वो कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। पर न्यूट की मदद से अब वो पैक्ट उन्होंने खत्म कर दिया। डंबलडोर ने हॉगवर्ट्स में पढ़ाना कंटिन्यू रखा। कुछ टाइम बाद नाइजेलस ब्लैक की मौत हो गई और अमेंडो डिपेट नए हेडमास्टर बन गए। तब एल्बस ने सब्जेक्ट चेंज कर लिया और वो ट्रांसफिग्रेशन यानी रूप परिवर्तन के टीचर बन गए। वो ही 1938 में वूल्स ऑर्फनेज गए थे टॉम रिडल को हॉगवर्ट्स के बारे में बताने और उसके एडमिशन के लिए। जब टॉम रिडल 5th ईयर में था यानी 1943 में, तब अचानक एक मगल बॉर्न लड़की की मौत हो गई और हॉगवर्ट्स बंद होने वाला था। पर टॉम रिडल ने हैग्रिड को दोषी ठहरा दिया और मकड़े एरेगॉग को खतरनाक जानवर बताकर हैग्रिड को स्कूल से निकलवा दिया। पर एल्बस को यकीन था कि हैग्रिड बेकसूर है, इसलिए उन्होंने उसे गेमकीपर के रूप में रख लिया और उन्हें यह भी यकीन था कि टॉम धोखेबाज है, इसलिए उन्होंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। सब टीचर्स टॉम को पसंद करते थे सिवाय एल्बस के। 1945 में ग्रिंडेलवाल्ड और एल्बस का आखिरकार आमना सामना हुआ। ग्रिंडेलवाल्ड के पास एल्डर्स वॉन्ड थी, पर फिर भी ड्यूलिंग में डंबलडोर ने उसे हरा दिया। हालांकि कई लोग ये कहते थे कि ग्रिंडेलवाल्ड को हराना नामुमकिन था, पर अपने पुराने प्यार को सामने देखकर ग्रिंडेलवाल्ड ने डंबलडोर को मारने की कोशिश ही नहीं की थी। पर जो भी हो, ग्रिंडेलवाल्ड हार गया और उसे उसी के बनाए जेल नॉर्मन गार्ड में भेज दिया गया और एल्बस अब एल्डर वॉन्ड के मालिक बन गए। इस बात के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास दिया गया। डंबलडोर के नेचर और अच्छे विल के चलते उनके कई वफादार दोस्त और स्टूडेंट रहे जो हमेशा उनका साथ देते थे। इसलिए जब टॉम रिडल वोल्डेमॉर्ट बन गया था, तब भी कई लोग डंबलडोर के साथ देते रहे और ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में शामिल हो गए, जिसमें जेम्स, लिली, सीरियस, ल्यूपिन, हैग्रिड, वीजलीज, मेडाई और काफी लोग थे। इस बीच डंबलडोर को कई बार जादू मंत्री बनने का ऑफर आया, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें टीचिंग ही पसंद है। फिर भी उनके पास कई बार उल्लू आते रहते थे सजेशंस लेने के लिए। माना जाता है कि जादूगरी दुनिया के आधे से ज्यादा कानून डंबलडोर के कहने के अनुसार ही बनाए गए हैं। 1960s में जब वोल्डेमॉर्ट फेमस हो गया और आतंक फैलाने लगा, हॉगवर्ट्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने डिसाइड किया कि अब हॉगवर्ट्स अमेंडो डिपेट के हाथ में सुरक्षित नहीं और डंबलडोर को नया हेडमास्टर घोषित कर दिया गया। जब वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स आया कि वो अब डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का टीचर बनना चाहता है, डंबलडोर ने साफ इनकार कर दिया, जिस कारण वोल्डेमॉर्ट ने पोस्ट को शाप दे दिया और इसी कारण वहाँ कोई भी टीचर इस सब्जेक्ट का 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। उसके बाद वोल्डेमॉर्ट कई साल तक डंबलडोर के सामने नहीं आया, पर उसके आतंक की खबरें आती रहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी डंबलडोर की हैरी के टाइमलाइन से पहले की। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे कि आखिर डंबलडोर को वोल्डेमॉर्ट की सच्चाई, भविष्य और हॉर्क्रक्स का पता कैसे चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।